सभी को राम राम। मैं बी एस पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कला और सौंदर्य की भाग 1 को पढ़ा था, जिसमें कि हमने सिर्फ कला के बारे में पढ़ा था, कला के बारे में विस्तार से पढ़ा था और उसके MCQ भी पढ़े थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले और जो पहले हमने वीडियो बनाए हैं उनको भी आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज जो हम है वो कला सौंदर्य के अध्याय से सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 इसका जो है वो रहेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, विस्तार से हमने सौंदर्य के बारे में आज पढ़ाई करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सौंदर्य। मानव ने कला और सौंदर्य शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप में किया है। तो मानव ने जो है वो कला और सौंदर्य का प्रयोग खूब इसका प्रयोग किया है। जो वस्तु प्रिय होती है, ध्यान रखें, जो वस्तु प्रिय होते हैं वही सुंदर भी लगती है। अब वो वस्तु चाहे सुंदर नहीं भी है, पर जो आपको प्रिय है वो आपको सुंदर लगेगी ही लगेगी, चाहे वो किसी और को सुंदर ना भी लगे। बट यदि आपको उससे प्यार है, आपको प्रिय है, तो सुंदर आपको जरूर लगेगी। यही से कला का आरंभ होता है। ये आपने ध्यान रखना है। कला के तत्व ये यहाँ बता रहा है कि कला में रूप, भोग एवं अभिव्यक्ति 3 तत्व व्यापकता से विद्यमान है। तो ये 3 तत्व जो इसमें पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं कला में, भोग, रूप और अभिव्यक्ति। रूप आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार का होता है। अब रूप कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का, आंतरिक और बाह्य। कला में बाह्य रूप की प्रधानता होती है। कला में बाह्य रूप की प्रधानता होती है जो बाहर से दिखता है। तो कला में वही आप उसको ही इवैल्यूएट कर सकते हैं जो आपको सामने से दिख रहा है। अंदर उसके क्या है ये कला में नहीं आप जज कर सकते हैं। बाहर से जो आपको दिखेगा वो आप उसको जज कर सकते हैं। उसका लावण्य आकर्षक होता है जो उसमें सौंदर्य को जन्म देता है। तो बाहर से जो दिखेगा आपको वही सौंदर्य को जन्म देता है। सौंदर्य के अर्थ के विषय में विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोण रहे। तो ये तो किसी भी आप टॉपिक पे जाए तो सब में एक मत किसी का नहीं होता है, सबका जो है वो अलग अलग मत विद्वानों का इसमें रहता है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार, अब संस्कृत विद्वान जो है वो क्या कहते हैं कि सुंदरति इति सुंदरम तस्य भावो सौंदर्य। ठीक है जी। अब इसका अर्थ क्या है कि जो शुद्ध को लाता है, जो शुद्ध लाता है ना जी, शुद्ध मीन्स सोच या जागृति जो लाता है, शुद्ध को लाता है जो, वह सुंदर और जहाँ उसका भाव होगा। अब वो जो शुद्ध को लाएगा वो सुंदर है और जहाँ वो सुंदरता का भाव लाएगा, उसका भाव लाएगा, वो क्या होता है? सौंदर्य कहलाता है। तो ये संस्कृत के अनुसार, संस्कृत के विद्वानों के अनुसार जो है वो ये कहा गया है कि जो शुद्ध को लाता है, सोच को आपकी जगाता है, वो सुंदर है। और जब उसमें सुंदरता का भाव आ जाता है, जब उसमें उसका पूरा भाव आ जाएगा तो उसको सौंदर्य कहते हैं। तो ये जो है वो लाइन पूछी जा सकती है कि इसका जो है वो संस्कृत में क्या भाव है, संस्कृत में से क्या कहा जाता है, संस्कृत के विद्वानों ने जो है वो सौंदर्य को कैसे परिभाषित किया है। अब यहाँ हम थोड़ा स्मरण करने के लिए हमें दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि सौंदर्य पहले जो है वो किसी और विषय के साथ जोड़ा गया था और अब जो है उसको 1750 में अलग कर दिया गया है। चलो पढ़ लेते हैं कि आरंभ में सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र का ही एक अंग था। तो शुरू में जो है किसके साथ रिलेट किया गया था? दर्शन शास्त्र के साथ। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले जो ये किस विषय के साथ ही पढ़ाया जाता था, किस विषय के साथ इसको रखा गया था? तो दर्शन शास्त्र के साथ ही पहले सौंदर्य शास्त्र को रखा गया था। इसे तत्व दर्शन, आचार शास्त्र
तथा मनोविज्ञान ने प्रभावित किया। तो इससे तत्व दर्शन, आचार शास्त्र तथा मनोविज्ञान ने प्रभावित किया। अब सन 1750 ईस्वी में जर्मन के विद्वान, देखो ये आपने ध्यान रखना है, इन्होंने इसको दर्शन शास्त्र से अलग करके एक अलग इसकी शाखा बनाई थी। ये थे बामगार्टन, ये जो है ने इसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया। तो इन्होंने जो है इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया। इन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र से अलग है सौंदर्य शास्त्र, तथा अपने ग्रंथ, अब ये इनका ग्रंथ है एस्थेटिक नाम से है, में इसे सौंदर्य तथा कला का क्रमबद्ध विवेचन करने वाले इस शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र के नाम से संबोधित किया। तो इन्होंने जो है ये बामगार्टन जो थे ये जर्मन के विद्वान थे। इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र से सौंदर्य शास्त्र को अलग किया और इनका जो अपना ग्रंथ है एस्थेटिक, उसमें जो है इन्होंने इसका क्रमबद्ध विवेचन किया है, खूब इसका विस्तार किया है और इसको जो है अलग एक नाम दिया है सौंदर्य शास्त्र से इसको इन्होंने संबोधित किया है। वाचस्पत्य कोश में सुंदर शब्द को सु उपसर्ग उन्द धातु से अरन प्रत्यय जोड़कर सिद्ध किया गया है। अब ये क्या है जी, ये वाचस्पत्य कोश में, ठीक है, इसमें जो है सुंदर शब्द को अलग अलग करके यहाँ बताया गया। सु जो है उपसर्ग है, उन्नत, ठीक है, ये धातु है, धातु से अरन प्रत्यय जोड़कर सिद्ध किया गया है। यूरोप में इसे, अब यूरोप में सौंदर्य शास्त्र को क्या कहते हैं, यूरोप में इसे एस्थेटिक कहा जाता है। तो यूरोप में इसे क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। जो यूनानी भाषा के, अब ये इनको एस्थेटिक कहा रहा है, तो यूनानी भाषा के एस्थेटिकोस के आधार पर गढ़ा गया है। तो उसके इस शब्द के, यूनानी शब्द के आधार पर जो है वो यूरोप में इसको एस्थेटिक्स कहा गया है, जिसका अर्थ है इंद्रिय बोध अथवा वस्तु बोध का प्रत्यक्षानुभाव। जो वस्तु बोध है, वस्तु को जो हम देखते हैं, वस्तु को अपनी ऑब्जर्व करते हैं, उसको प्रत्यक्ष जो उसका भाव है वो क्या निकलता है, वो इसका अर्थ है इंद्रिय बोध के हिसाब से। हिंदी भाषा में, अब हिंदी भाषा में इसे क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा में इसके लिए नंदन शास्त्र एवं भिक्षा शास्त्र शब्द भी उपयुक्त हुए हैं। अब हिंदी में से क्या क्या कहा है, नंदन शास्त्र और भिक्षा शास्त्र भी उपयुक्त हुए हैं। बामगार्टन ने एस्थेटिक को वस्तु बोध का विज्ञान कहा है, ठीक है जी। बामगार्टन जो थे, जिन्होंने इसको जो है ना वो अलग किया था सौंदर्य शास्त्र को, ठीक है जी, दर्शन शास्त्र से, इन्होंने इसको क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एस्थेटिक को जो है वो वस्तु शास्त्र का विज्ञान इन्होंने कहा है। तो हेगेल ने क्या कहा है, हेगेल ने अपने ग्रंथ द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, ये ग्रंथ का नाम याद रखना है, में कहा है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से है। इन्होंने क्या कहा है कि जो सौंदर्य शास्त्र है उसका संबंध सौंदर्य चाहे कहीं पे भी है, वो संपूर्ण जो सौंदर्य है, सौंदर्य से इसका संबंध लिया गया है। इन्होंने सौंदर्य को ललित कला का दर्शन कहा है कि यदि ललित कला का आपने दर्शन करना है तो आप सौंदर्य शास्त्र को देखिए, तो आपको ललित कला का दर्शन उसमें हो जाएगा। इसलिए कुछ विचारक एस्थेटिक को 19वीं सदी का हेगेलियन आविष्कारक मानते हैं। जो एस्थेटिक है उसको कुछ विद्वान जो है 19वीं सदी का हेगेलियन आविष्कारक मानते हैं।
और स्मरण करने के लिए हमें दिया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण एक लिख मीन्स उप पुराण है। विष्णु धर्मोत्तर जो है पुराण एक उप पुराण है। इसमें चित्रकला का विवेचन अध्याय 35 से 43 तक चित्रसूत्रम नाम से हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है वो चित्रसूत्रम का वर्णन किन अध्याय में है, तो 35 से 43 के अध्याय में है। और इस ग्रंथ का जो है अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। और किसने किया है? डॉक्टर स्टेला कामरेश्न, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर शिवराम मूर्ति एवं डॉक्टर प्रियवाला शाह ने किया है। इन्होंने जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि जर्मन विद्वान क्रोचे के मतानुसार सौंदर्य शास्त्र का विषय मानव की कल्पना, पुनः प्रत्यक्ष तथा अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो ये जो जर्मन के विद्वान है क्रोचे, इनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र जो है वो मानव की कल्पना पे आधारित है। प्रत्यक्ष पुनः जो प्रत्यक्ष उसको दिख रहा है और उसकी जो अभिव्यक्ति उसको हो रही है उससे संबंधित है हमारा सौंदर्य शास्त्र। मनोवैज्ञानिक विचारक, ये अपने एक और विचारक है, फेचनर ने सौंदर्य शास्त्र का संबंध मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक अनुभव से जोड़कर इसे नई दिशा दी है। अब इनके अनुसार क्या है कि सौंदर्य शास्त्र का जो संबंध है वो मनोविज्ञान या प्रयोग जो हम कर रहे हैं उसके अनुभव से इन्होंने इसको जोड़ा हुआ है। सुजन के लेकर के अनुसार, ठीक है, ये इनका नाम है सुजन के लेकर। इनके अनुसार जो है वो सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दर्शन, विकल्पों तथा समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। तो ये इनके अनुसार ये इसका एक सैद्धांतिक निरूपण है सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का। लेंगर ने सौंदर्य शास्त्र का संबंध अभिव्यक्ति से नहीं माना। अब ये दूसरे एक दार्शनिक है, एक इतिहासकार आप इनको बोल सकते हैं, बुद्धिजीवी है लेंगर। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का संबंध जो है वो अभिव्यक्ति से नहीं माना है। उन्होंने कला के प्रभाव पक्ष में विवेचन विश्लेषण को ही प्रधान विवेच्य विषय माना है। तो इनके अनुसार जो है इनका जो ये अपना इन्होंने मत यहाँ रखा है। और इनके अनुसार जो कला है, कला का प्रभाव जो है वो विवेचन विश्लेषण को ही इन्होंने इसका प्रधान माना है। आगे में इसमें पढ़ते हैं स्मरण के लिए है चित्रलक्षण। ये नग्नजीत कृत है, नग्नजीत द्वारा ये बनाया गया है, लिखा गया है, का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद प्राप्त है। इसका तिब्बत भाषा में इसको जो है वो अनुवादित किया गया है। इसका सन 1913 में जर्मन भाषा में तथा 1974 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। चित्रलक्षण का जो है वो इतनी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, तिब्बत में भी है, जर्मन भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी है। यह ग्रंथ 3 अध्यायों में विभक्त है, सिर्फ इसके 3 ही अध्याय हैं और इसमें कुल 1146 पंक्तियां है। प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति का कारण, चित्रकला उत्पन्न कैसे हुई है, इसका क्या कारण है वो बताया गया है। द्वितीय में चित्र सृष्टि का इतिहास और तीसरे अध्याय में चित्र रचना के नियम दिए गए। वे चित्र जो है वो किस नियम से रचा जा सकता है, इसका क्या इतिहास है, इसका क्या कारण है। तो ये चित्र लक्षण में जो है वो बताया गया। नग्नजीत द्वारा जो है ये चित्र लक्षण जो है वो बनाया गया है। इस ग्रंथ में जो है वो ये चीज़ें सारी बताई गई कि चित्र कला का जो है उत्पत्ति का कारण क्या है, इसकी इतिहास क्या है और इसकी रचना के नियम क्या है। तो ये इसमें बताया गया। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि भारतीय दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में सौंदर्य की कल्पना की गई है। अब सौंदर्य की कल्पना भारतीय दर्शन में किस रूप में की गई है, ये आपने यहाँ से इसको नोट कर लेना है
सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जो है वो भारत में जो है वो सौंदर्य की कल्पना की गई है। अर्थात सुंदर वही है, सुंदर क्या है, जो कल्याणकारी है। यहाँ ये पहरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है परीक्षा में मैक्सिमम कि जो सुंदर है वो कल्याणकारी है तथा कल्याणकारी ही ईश्वर है। जो सुंदर है वो क्या है, कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना वेदों से मानी जाती है, मतलब वेदों से ये शब्द जो लिया गया वेदों से मानी जाती है, जहाँ उन्होंने त्रिगुणात्मक शक्तियों को सत्व, रज और तम का प्रतीक माना गया है। तो यहाँ पे जो है वो त्रिगुणात्मक शक्तियाँ जो है, तीनों शक्तियाँ जो है उसको सत्व, रज और तम का प्रतीक माना है, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव है। इन शक्तियों के जो अधिष्ठाता है वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। अर्थात अब ये आगे बता रहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम का विस्तार से बता रहा है कि अर्थात ब्रह्मा सत्व सत्य है। ब्रह्मा क्या है जी, सत्व, ये सत्य ले गया और यहाँ से हमने सत्व लिया। ये देखिए ये सत्यम शिवम सुंदरम से जो त्रिगुणात्मक शक्ति है वो ब्रह्मा क्या है, सत्व और सत्य है, ये आपने ध्यान रखना है। सत्व सत्य क्या है, ब्रह्मा है। विष्णु क्या है, अब विष्णु क्या कह रहा है, यहाँ से इसने ले लिया रज और यहाँ से ले लिया सुंदरम, ठीक है जी। तो विष्णु क्या है, रज और सुंदरम है, ठीक है। तथा शिव क्या है, तम, यहाँ से ये देखिए आप, तम और कल्याण का प्रतीक है। तो शिव है वो कल्याण का प्रतीक। तो ब्रह्मा क्या है, सत्व सत्य, विष्णु क्या है, रज और सुंदरम है, और शिव क्या है, शिव, ये शिव तो है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, शिव तम और जो है कल्याण का प्रतीक इसको माना गया भगवान शिव को। तो कालिदास के, अब ये जो है ये किसके अनुसार था, हमारा वेदों के अनुसार था, ठीक है। वेदों में ये चीज़ ऐसी मानी गई। आगे हम पढ़ते इसमें कि कालिदास के अनुसार सुंदरता को किन्हीं बाह्य अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। जो सुंदर है उसको बाहर से अलग से सजाने की जरूरत नहीं है, वो उसको अलंकार लगाने की जरूरत नहीं है, ये कालिदास जी कहते हैं। दूसरी ओर माघ, ये भी इन्होंने क्या कहा, ये नाम है के अनुसार, ये जो माघ है ये नाम है, उनके अनुसार जो है वो सौंदर्य क्षण प्रतिक्षण नवीनता को प्राप्त करता है। तो इनके अनुसार जो सौंदर्य है वो क्षण प्रतिक्षण जो है वो नया होता जाता है, नवीनता को प्राप्त करता है, और सुंदर आप कह सकते हैं कि और सुंदर इसमें जो है वो होता जाता है, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर जो इनके अनुसार क्या है, ऐसे आनंद को सौंदर्य का लक्षण मानते हैं। किसको मानते हैं, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, वो जो है वो सुंदर है। ये आनंद जो सौंदर्य का क्या लक्षण माना जाता है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है जी। अब आगे हमारे है पंचम गेश शास्त्री ने सौंदर्य शास्त्र को रसानुभूति से प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन कहा है। किसने कहा है, पंचम गेश शास्त्री ने जो है वो सौंदर्य को रसानुभूति की प्राप्त आनंद का दार्शनिक विवेचन कहा है। के.एस. रामस्वामी शास्त्री के अनुसार सौंदर्य शास्त्र कला में अभिव्यक्त सौंदर्य का विज्ञान है। इनके अनुसार ये आपने सबके जो ना जितने भी दार्शनिक बताए गए हैं, इनके सबके आपने अलग अलग लिखना है कि किसने सौंदर्य शास्त्र को कैसे डिफाइन किया। जैसे हमने कला के लिए बारे में पढ़ा था ना कि प्लेटो ने क्या कहा, हिगेल ने क्या कहा है, अरस्तु ने क्या कहा, उसी तरह से वहाँ पे नंबर वाइज दिए गए थे एक एक करके, यहाँ पे अध्याय के रूप में जो यहाँ दिया गया। तो आपने अलग अलग ये लिखने हैं, तो किसी के बारे में पूछा जा सकता है तो आपको उसका आंसर आना चाहिए, ताकि आपको परीक्षा में कोई समस्या ना रहे। तो थोड़ा सा लगता है बोरिंग सा भी ये चैप्टर आपको लग सकता है, पर ये याद करना पड़ेगा यदि परीक्षा में पास होना है, और इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसने सौंदर्य शास्त्र को क्या कहा है। चलो आगे चलते हैं। इसी प्रकार सौंदर्य
आनंद और रस के तीन शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रचलित है। जो सौंदर्य है, आनंद, रस, सौंदर्य, आनंद और रस, ये तीन शब्द है और ये एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में है। समस्त कलाओं का आधार सौंदर्य ही है। जितनी भी कलाएं हैं उनका सबका आधार जो है वो सौंदर्य ही है। ये कहा गया है, कला और सौंदर्य के संदर्भ में भारतीय विचारकों ने विभिन्न ग्रंथों में उनके सृजन पक्ष का वर्णन करते हुए कला के सौंदर्य पक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचार प्रकट किए हैं। तो जो भारतीय ग्रंथ है और विभिन्न विचारक जो है उन्होंने अपने अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचार इसमें प्रत्यक्ष प्रस्तुत किए हैं सौंदर्य के पक्ष में। भारत में प्राचीन शिल्प शास्त्रों में सुंदर प्रतिमाओं और कलाकृतियों के सृजन से के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया है। तो प्राचीन भारत में जो बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हैं, कलाकृतियां बनी हैं, तो उसका जो सृजन हुआ है उससे इन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि सौंदर्य शास्त्र जो है वो कितना महान है, सौंदर्य शास्त्र जो है वो कितना अच्छा है। इसमें प्रमुख रूप से चित्रसूत्र, चित्र लक्षण, षडंग, बृहत संहिता, अग्नि पुराण, प्रतिमा महालक्षणम, समरोगण सूत्रधार आदि उल्लेखनीय है। ये इसमें ग्रंथ जो है उल्लेखनीय है। इसमें मूर्तियों, चित्रों तथा वास्तु शिल्प के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो ये जो जितने भी यहाँ पे ये पुराण बताए गए हैं इन सभी में जो है वो सौंदर्य का वर्णन, वस्तु शास्त्र का वर्णन या चित्रों या मूर्तियों का वर्णन जो है वो मिलता है। तो ये आज हमारा अध्याय था सौंदर्य पे और थोड़ा मुश्किल सा ये अध्याय है क्योंकि इस तरह का हमने पहले नहीं पढ़ा होता है, तो हमारे लिए बिल्कुल नया ये अध्याय है। तो इसको ढंग से पढ़ें, ढंग से आप इसको लिख लें ताकि परीक्षा में यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग स्टडी।